हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में आप सुनेंगे डीमन स्लेयर की सबसे सैड बैक स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तानजीरो अकाजा का गला काट देता है। उस समय अकाजा भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर तानजीरो की बैटल स्पिरिट कहाँ गई। इन शॉर्ट उसे लग रहा था कि वो एक पेड़ से फाइट कर रहा है और वो समझ जाता है तानजीरो ने सेल्फलेस स्टेट मास्टर कर ली है, जिसे वो हमेशा से ही मास्टर करना चाहता था। जिसे देखकर क्यों शॉक हो जाता है, और वो हो भी क्यों ना। आखिर तानजीरो ने अपर मून 3 का गला काटा था। फिर अकाजा अपने कटे हुए सर को पकड़कर उसे जोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी क्यों अपनी टूटी हुई तलवार से अकाजा के सर को मारता है, जिससे उसका सर नीचे गिर जाता है और फाइनली उसका सिर डिसइंटीग्रेट होने लगता है। जो देख तानजीरो और ग्यू को राहत मिलती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब अकाजा मर जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ। भले ही उसका सर डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी हिल रही होती है और अचानक से उसकी बॉडी डिस्ट्रक्टिव डेथ एक्टिवेट कर देती है। इससे पहले तानजीरो कुछ समझ पाता, अकाजा डिस्ट्रक्टिव लेग से उस पर हमला कर देता है, जिससे तानजीरो दीवार पर जा लगता है और बेहोश हो जाता है। अकाजा तानजीरो पर और हमला करता उससे पहले ही ग्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग स्ट्राइकिंग टाइड से तानजीरो को बचा लेता है। अब अकाजा की बॉडी पर आए कट्स भी पहले से ज्यादा जल्दी हील होने लगते हैं। जो देख ग्यू गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अगर उसने तानजीरो को मारना है तो उससे पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों को मरता हुआ नहीं देख सकता। ये बात सुनकर अकाजा को किसी की याद आती है, जो कहता है, तलवार हमारे दिलों में है और जिस चीज से हम लड़ते हैं वो है हमारे हाथ। लेकिन इससे अकाजा को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर से क्यू से लड़ने वाला होता है कि तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हाकोजी सान, अब समय आ चुका है ये सब बंद करने का। दूसरी ओर ग्यू देखता है अब अकाजा लड़ने के मूड में आ चुका है, पर अब ग्यू की हालत नहीं है कि वो अब थोड़ा भी और लड़ सके। जो चीज उसे खड़ा रख रही है वो है उसकी ब्रीथिंग फॉर्म, जिस वजह से वो समझ नहीं पाता है कि अब वो अकाजा से कैसे लड़ेगा। लेकिन जो भी हो, अब वो तानजीरो को मरने नहीं देगा। अकाजा फिर से ग्यू की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर से वो लड़की अकाजा का हाथ पकड़ लेती है और उसे रुकने को बोलती है। लेकिन अकाजा कुछ समझ नहीं पाता है और पूछता है, तुम कौन हो? और फिर वो लड़की बोलती है, अब टाइम आ गया है आफ्टर लाइफ में जाने का। जिस पे अकाजा कहता है उसे तानजीरो और क्यू को मारना होगा। वो लड़की कहती है, तुम्हें उन्हें क्यों मारना है? जिस पे अकाजा बोलता है, मैं उन्हें मारकर और भी स्ट्रांग हो जाऊंगा। फिर वो पूछती है, तुम्हें स्ट्रांग क्यों बनना है? जिस पर अकाजा बोलता है, अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो मैं अपने डैड के लिए दवाई नहीं ला पाऊंगा। अब हम अकाजा की बैक स्टोरी देखेंगे। डीमन बनने से पहले अकाजा का नाम हाकुजी होता है, जिसे गांव वालों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे रस्सियों से बांध कर रखा था। उसे इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरह मारा होता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी पे खून के निशान पड़े हुए थे। फिर उस बच्चे को गांव के मुखिया के पास ले जाया जाता है। उस गांव का मुखिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस बच्चे को इतना मारने के बावजूद भी वो अभी भी हंस रहा होता है। इसलिए उस गांव का मुखिया उसका डीमन चाइल्ड नाम घोषित करता है। इसके बाद हाकोजी को वो लोग छोड़ देते हैं। फिर हाकोजी दौड़ता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन इतने में एक बूढ़ा इंसान हाकोजी को पकड़कर कहता है, तुम्हारे डैड को जब पता चला कि तुमने चोरी की है, वो भी उसकी दवाइयों के लिए, तो उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने डैड का अंतिम संस्कार करता है और उनका लिखा हुआ लेटर पढ़ता है, जिसमें लिखा था वो बस एक बोझ थे हाकोजी के लिए और वो अपने बेटे को चोरी करते हुए कभी भी नहीं देख सकते, इसलिए वो उसके सर से थोड़ा बोझ कम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह नॉर्मल लाइफ जियो, इसमें तुम्हें कोई भी गलत काम ना करना पड़े। उस लेटर को पढ़ के हाकोजी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर उन्हें इससे इतनी ही परेशानी थी तो वो मुझे बता सकते थे, लेकिन सुसाइड करने का तो कोई ऑप्शन नहीं था। उसने उस दिन जितनी मार खाई उससे 10 गुना मार ज्यादा खा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने डैड के लिए।
उसे इस इंसानों की बनाई हुई सोसाइटी पे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चला जाता है, जहां पर उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है, जिनको वो इतना ब्रूटली मारता है कि कोई यकीन नहीं करेगा। सिर्फ 11 साल का बच्चा भी ऐसा कर सकता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसके डैड ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तभी वहां पर एक मार्शल आर्टिस्ट आता है और वो उससे कहता है, तुम मेरा डोजो ज्वाइन कर लो। हाकोजी साफ साफ उसे मना कर देता है, लेकिन कुछ भी करके वो उसे मना लेता है और उसे अपने डोजो ले जाते हुए कहता है, मेरा नाम केजो है और मैं एक डोजो चलाता हूँ। हालांकि मेरे डोजो में अभी एक भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए छोटे मोटे काम करके मैं अपने घर का गुजारा करता हूँ। फिर केजो उसे ऑफर देता है कि वो उसके साथ उसके डोजो में रह सकता है, लेकिन उसकी एक बेटी है जो बहुत बीमार है, तो उसे उसकी देखभाल करनी होगी। और मास्टर केजो ये भी कहता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर पा रही थी। फिर उसी दिन वो मिलता है कायोकी से, जो बेड पे लेटी हुई, जिसको देखकर हाकोजी को अपने पिता की याद आती है, जो भी मोस्टली बीमार ही रहते थे। इसके बाद मास्टर के जो किसी काम से बाहर चले जाते हैं और फिर कायोकी उससे पूछती है, क्या तुम्हें किसी ने मारा है? देन अकाजा, जिसको ये सारी बातें याद आ रही थी, कहता है, मेरी लाइफ बोरिंग और बेकार स्टोरी के अलावा और कुछ नहीं है। अकाजा फिर सोचता है, क्यों बीमार लोग अपने आप को बोझ और बेकार समझते हैं, क्योंकि ऐसा ही उसके डैड और कायोकी करती है। इसलिए ट्रेनिंग के टाइम पे भी हाकोजी को हमेशा कायोकी की देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन हाकोजी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही वो अपने डैड की देखभाल करता था और उसे इसकी आदत थी। क्योंकि उसका बचपन नॉर्मल नहीं था, इसलिए उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, इसलिए वो पूरा दिन या तो ट्रेनिंग करता था या फिर कायोकी की देखभाल। फिर एक दिन कायोकी उससे कहती है, आज रात फायरवर्क शो होने वाला है और लोग कहते हैं ब्रिज से फायरवर्क शो बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन कायोकी आज तक वहां पर नहीं गई, इसलिए वो मरने से पहले एक बार फायरवर्क शो देखना चाहती है। फिर हाकोजी कहता है, इस साल अगर वो फायरवर्क्स नहीं भी देख पाई तो अगले साल या फिर उससे भी अगले साल जब कायोकी पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो वो दोनों एक साथ फायरवर्क शो देखने जाएंगे। जिसको सुनकर कायोकी रो पड़ती है। वो समझ नहीं पाता कि कायोकी क्यों रो रही है। फिर एक दिन मास्टर केजो और हाकोजी कुएं से पानी पी रहे होते हैं। तब मास्टर केजो बोलते हैं, उन्होंने एक बार अपनी फाइटिंग स्टाइल की मदद से एक बूढ़े इंसान को चोरों से बचाया था, जिसके बाद उस बूढ़े इंसान ने खुश होकर मुझे ये जमीन दे दी थी, जिस पर उन्होंने अपना डोजो ओपन किया है। लेकिन जब ये बात पास के किनजुत्सु डोजो को पता चली तो उस डोजो के सारे स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर गांव में उसकी बुराई करने लगे और गांव में उसकी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर दी कि अब गांव का कोई भी बच्चा उसके डोजो में नहीं आता। उनकी बात को हाकोजी बहुत ही ध्यान से सुनता है। इसके बाद धीरे धीरे हाकोजी मास्टर केजो का फैमिली मेंबर बन जाता है। फिर कहानी कुछ साल आगे पहुंच जाती है, जहां पर हाकोजी 18 साल का हो चुका था और कायोकी 16 साल। जब हाकोजी अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था, तब मास्टर केजो उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, क्या हाकोजी उनके बाद इस डोजो को संभाल सकता है और उनकी बेटी से शादी कर सकता है। ये सारी बातें इतनी ज्यादा रैंडम थी कि वो दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं और तब हाकोजी को अपने पिता के सुसाइड लेटर पर लिखी हुई बातें याद आती हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए। इस पॉइंट पे हाकोजी को समझ आ जाता है अब उसकी लाइफ में सिर्फ दो ही इंसान हैं जिन्हें उसे प्रोटेक्ट करना है, मास्टर केजो और कायोकी। और फिर वो अपने डैड की ग्रेव में जाता है उनको गुड न्यूज देने के लिए। जब वो वहां से वापस लौट रहा होता है तो उसे एक आदमी दिखता है जो कहता है, पास के केनजुत्सु डोजो वालों ने तुम्हारे कुएं में जहर मिला दिया था, जिस वजह से मास्टर केजो और कायोकी दोनों ही मारे गए हैं। इस बात को सुनते ही हाकोजी पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर केजो और कायोकी की बॉडी को देखते हुए कहता है, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को कभी बचा नहीं पाया। फिर उसे याद आता है कैसे वो इस साल कायोकी के साथ फायरवर्क्स देखने गया था, जहां पर उसे कायोकी बोलती है, जब वो दोनों बच्चे थे
तब हाकोजी ने कायोकी को बोला था अगर इस साल वो फायरवर्क्स देख नहीं पाए तो अगले साल या फिर उससे भी अगले साल जब वो ठीक हो जाएगी तो वो दोनों एक साथ फायरवर्क शो देखने जाएंगे। ये छोटी सी बात कायोकी के लिए इमोशनल इसलिए थी क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और डॉक्टर्स को भी नहीं पता था वो और कितने साल जिएगी, और अपनी बीमार बेटी का ख्याल ना रखने के कारण उसकी माँ ने भी सुसाइड कर लिया था। और वहीं दूसरी ओर हाकोजी था जिसे उस पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर ठीक हो जाएगी, और उसी दिन वो फायरवर्क्स देखते हुए हाकोजी को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिसके जवाब में हाकोजी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता है और वो बोलता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब कायोकी और मास्टर दोनों मारे जा चुके थे तो उसका प्रॉमिस किसी काम का नहीं रहा। फिर हमें एक इंसिडेंस के बारे में बताया जाता है। हाकोजी नाम का एक लड़का केनजुत्सु डोजो में घुसता है और 67 लोगों को अकेले अपने हाथों से ब्रूटली मार देता है। वो मंजर बहुत ही खतरनाक था। वो सिर्फ अपने हाथों से लोगों की पसलियां तोड़ रहा था और उनके सर फोड़ रहा था। ये इंसिडेंस इतना ब्रूटल था कि बाद में जाकर गांव के लोगों ने इसे झूठी कहानी बता दिया। डोजो में प्रेजेंट सारे लोगों को मारने के बाद हाकोजी जो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना है, वो मिलता है मुजान की बुत्सुजी से। मुजान ये सोचकर हैरान था कि कैसे एक इंसान ने अपने हाथों से इतने सारे लोगों को मार दिया। इसके बाद हाकोजी जो मुजान के सामने खड़ा था कहता है मेरे आगे से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन मुजान उसके सर के आर पार अपना हाथ घुसा देता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, इतने ज्यादा कि तुम एक अपर मून भी बन सकते हो। क्या तुम एक डीमन बनना पसंद करोगे? जिसके जवाब में हाकोजी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर हाकोजी बन जाता है अपर मून 3 आकाजा। डीमन बनने के बाद आकाजा अपनी पूरी मेमोरी भूल जाता है। उसे बस यही याद रहता है कि बस उसे स्ट्रांग बनना है। फिर वो कहता है मेरी लाइफ एक बेकार स्टोरी के अलावा कुछ नहीं है। अब प्रेजेंट में हम तंजीरो को देखते हैं जो होश में आ चुका था। वो ये देखकर हैरान था कि अकाजा अभी तक नहीं मरा। इनफैक्ट उसने अपना आधा सर रीजनरेट भी कर लिया है, और तभी वो हिनोकामी काबुरा को एक्टिवेट करता है। लेकिन इस पॉइंट पे तंजीरो इतना ज्यादा वीक हो गया था कि उसके हाथ से तलवार ही छूट जाती है। क्योंकि वो अकाजा के क्लोज पहुंच गया था इसलिए वो अकाजा को एक पंच मार देता है। उसका पंच खाकर अकाजा को मास्टर केजो का पंच याद आ जाता है, और फिर उसे याद आता है कि उसे वीक लोगों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। क्योंकि वीक लोग हमेशा पीछे से वार करते हैं और दूसरों के कुएं में पॉइजन डाल देते हैं, कभी भी फेस टू फेस लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन अकाजा ने अपने मास्टर के फाइटिंग स्टाइल को अपना हथियार बना लिया था। उसने अपने मास्टर के फाइटिंग स्टाइल और अपने फादर के आखिरी वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं की, और वो एक डीमन बन गया और एक डीमन बनकर लोगों को मारता रहा। इसके बाद अकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ डीमन आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। यह देखकर तानजीरो और क्यू दोनों ही पैनिक हो जाते हैं। लेकिन तभी अकाजा अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तानजीरो और क्यू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन तानजीरो की सेंस ऑफ स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो समझ जाता है अकाजा बहुत ही ज्यादा खुश और रिलीफ फील कर रहा है, जैसे उसे कई सालों बाद मुक्ति मिली हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अकाजा के पास मुजान का बहुत ज्यादा ब्लड था, इसलिए उसकी बॉडी अपने आप ही रीजनरेट होने लगती है। फिर अकाजा अपने आप को रोकता है और खुद को समझाता है कि वो इस फाइट को हार चुका है। तंजीरो और क्यू ने बिना किसी चीटिंग के इस फाइट को जीता है, और अकाजा उन लोगों में से नहीं है जो हारने के बाद पीछे से वार करे। फिर अकाजा अपने डैड की स्पिरिट से मिलता है, जिनसे वो डीमन बनने के बाद उसने जितने भी लोगों को मारा था उसके लिए सर झुकाकर माफी मांगता है, और तभी उसके सर पर मास्टर के जो हाथ रखकर बोलते हैं भले ही किसी ने कितना भी गलत किया हो लेकिन उसके पास मौका होता है सब कुछ ठीक करने का। लेकिन मुजान अकाजा का सर पकड़कर उसे धमकाने लगता है कि अब वो इंसान नहीं है और उसे अपने मास्टर की बात माननी पड़ेगी, जिससे अकाजा की बॉडी और भी जल्दी रीजनरेट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ कायोकी की स्पिरिट आ जाती है और उससे बोलती है हाकोजी सान अब समय आ गया है आफ्टर लाइफ में जाने का।
तुम अभी ये सब बंद कर सकते हो। भले ही मुजान अकाजा की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इन दी एंड हाकोजी की विल पावर जीत जाती है और वो फाइनली कायोकी से गले मिलता है और रोते हुए उससे माफी मांगता है और बोलता है वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। लेकिन कायोकी को इस बात से कोई भी शिकायत नहीं थी। वो कहती है अब हम एक साथ आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं। जिस पोजीशन में वो कायोकी से गले मिलता है, उसी पोजीशन में अकाजा की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वो दोनों आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। फाइनली अब ये बैटल खत्म होती है, जिसे देख तंजीरो और क्यू दोनों ही बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं और कहते हैं क्या अब हम लेडी तमायो के पास जा सकते हैं। लेकिन दोनों के पास इतनी ताकत नहीं होती है और तभी तंजीरो बेहोश हो जाता है और ग्यू भी अपनी तलवार पर सर रखकर बेहोश हो जाता है। और फिर एक क्रो सबको इन्फॉर्म करता है कि अपर मून 3 अकाजा मारा जा चुका है और जिन्होंने उसे मारा है तंजीरो और ग्यू वो दोनों बेहोश हो चुके हैं।